शंभो महादेव शिव शंकर शंभो महाकाल हरि शंकर शंभो हरि शंकर शंभो नमः शिव शंकर शंभो महादेव शिव शंकर शंभो महाकाल हरि शंकर शंभो हरि शंकर शंभो। ओम नमः शिवाय 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 देखा मोदी जी कितने मस्त अंदाज में म्यूज़िक पर थिरक रहे हैं और उनके हाथों पर आप गौर से देखिए किस तरह से उनकी उंगलियां म्यूज़िक के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं और फ़ोटो शूट करा रहे हैं। बनारस में हाईवे का उद्घाटन का ये मौका था और उसके साथ ही जिस तरह से दीप उत्सव के तौर पर ये मनाया जा रहा था और एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बनारस के अंदर, जिसमें म्यूज़िक का आनंद न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद बीजेपी की बड़ी टीम एक वहाँ पर मौजूद थी और पूरी तरह से एंजॉय किया जा रहा था। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से सन 86 में रूम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, उसने खुद आग लगाई थी रूम के अंदर और जब तक आग के शोले उठते रहे, जब तक आग की लपटें उठती रही, वो बांसुरी बजा करके एंजॉय करता रहा। हालांकि उसके बाद उसका ख़ात्मा हो गया। कल जब इस तरह की चीज़ें सामने आई, सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच गया। आपने देखा होगा कि पिछले 6 दिन से किस तरह से किसान पुलिस से झड़प में उलझे हुए हैं, किस तरह से उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, बुजुर्गों के ऊपर, किस तरह से सर्द मौसम में सर्दियों के दौरान उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं और उसके बाद वो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने खेतों के लिए, अपनी किसानी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और ये सिर्फ 6 दिन का मामला नहीं है। अगर पर्टिकुलरली हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये आंदोलन पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है और जब सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया, जब सरकार ने किसी मांग पर भी बात करने से इनकार कर दिया तो मजबूरन उनको देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ा। और जिस तरह से 5 दिन तक सरकार अपनी बात पर अड़ल रही और पुलिस और सारी सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें सीआरपीएफ और आरएएफ की टोलियां भी लगाई गई हैं, जिस तरह से जुल्म किया गया किसानों पर, तो उससे जाहिर होता है कि सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। हालांकि एक नई चाल चल करके उनको सिंधु बॉर्डर से हटा करके जिस तरह से एक ग्राउंड के अंदर ये कहा गया कि आप यहाँ आकर के अपना प्रोटेस्ट करें, और हालांकि समझदारी का साहस देते हुए, समझदारी का सबूत देते हुए किसान नेताओं ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और उनकी समझ में आ गया कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको जेल बना दिया जा सकता है, ओपन जेल के तौर पर उसको बना दिया जा सकता है और जो उनका आंदोलन है वो ठंडा पड़ सकता है। आज जिस तरह से आज बातचीत के लिए बुलाया गया है किसान नेताओं को पंजाब के, लेकिन उसके बाद शाम को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों को बुलाया गया है। ये भी एक सोचने का विषय है कि आखिर अलग अलग क्यों बुलाया जा रहा है। 30 नेताओं को आज पंजाब के बुलाया गया है सुबह में, दोपहर के वक्त, और शाम के वक्त उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों को बुलाया जा रहा है बैठक के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की चालें चली जा रही हैं। किसानों को तोड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बार बार जो ये शोषा छोड़ा जा रहा है कि पंजाब के किसान खालिस्तान समर्थित हैं, पंजाब के किसानों की फंडिंग बाहर से हो रही है, पंजाब के किसान कांग्रेस से के कहने पर काम कर रहे हैं, तो एक बंटवारा करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, ताकि बांटने के बाद जो अपना मुद्दा है, जो जिस तरह का बिल लाया गया है, उसमें किसी तरह की तरमीम ना करनी पड़े, उसमें किसी तरह का बदलाव ना करना पड़े। कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने किसानों से बात करनी चाहिए थी, किसानों से बात करके अपनी बात रखनी चाहिए थी, बनारस में इस इवेंट का सहारा लिया और वहाँ पर जिस तरह से ये कहा गया, विपक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और
अपनी पीठ थपथपाई गई कि पिछले सरकारों में 5 साल तक किस तरह से एमएसपी के रेट के पर अगर कोई चीज़ खरीदी गई तो वो कितना अमाउंट था और हमारी सरकारों में जो अमाउंट खरीदा गया वो कितना अमाउंट था। जिस तरह से बार बार आंकड़े दे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पिछले 6 सालों से, उसी तरह के आंकड़े कल पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस में दिए और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया। सवाल ये खड़ा होता है, जब आप विपक्ष में हैं और जब आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तब उसमें आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करते, उनको आतंकवादी संगठनों से फंडेड नहीं बताते, उनके ऊपर विपक्ष का आरोप नहीं लगाते, और जब आपकी सरकार में कोई इस तरह का आंदोलन होता है तो आप उसको बांटना चाहते हैं हिंदू मुसलमान में, उसको बांटना चाहते हैं आतंकवाद का लेबल लगाकर, उसको बांटना चाहते हैं विदेशी फंडिंग के नाम पर, उसको बदनाम करना चाहते हैं, और जिसके लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया काम कर रही है। अब मैं आपको वो बयान सुनाना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने किस तरह से विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए और किसानों को किस तरह से ये कहा है कि विपक्ष उनको बरगला रहा है, उनको भड़का रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस बिल में किसी तरह की तरमीम नहीं करने जा रहे हैं और वो किसानों की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। वो ये फैसला कर चुके हैं। सुनिए इस वीडियो में। साथियों, सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून कायदे बनाते हैं, नीतियां और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वाभाविक ही है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर
खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।